हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम बिहार बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसका मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम बारी बारी से सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। देखिए यहाँ पर संयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि आपको पता है कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है ना। आप ये दोनों संख्या के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अभाज्य संख्या हमारा 1 है, 2 है, 3 है, सिर्फ 4 जो है ये हमारा भाज्य संख्या है। और कह रहा है प्रश्न में कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या यानी कि भाज्य संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि पाई है। पाई मतलब क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे पाई के बारे में। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान क्या होता है, 3.142857। तो यहाँ आकर के रुक नहीं जाता है, मतलब आप जो निकालेंगे पाई का मान तो ये अनंत तक आता ही रह जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब दशमलव के बाद अशांत हो, अशांत में भी अनावर्ती हो, यानी कि संख्या बदल बदल करके आए, तो उसे क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो इसीलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, यदि 22/7 होगा, ठीक है ना, तो 22/7 अगर हम लोग मानते हैं पाई का मान कभी कभी हम लोग 22/7 भी लेते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 जो है ये राउंड फिगर में लिया गया पाई का मान। 22/7 एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई का। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यदि पाई के बारे में कहा जाए तो पाई क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, हमें पहचानना है निम्नलिखित में कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या बताना है कि अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए रूट के अंदर में 3/12 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसे काट दें तो 3/12 जो है ये कट जाएगा, 3 चौके 12, तो क्या हो जाएगा, √1/4। 1/4 जो है ये एक का मतलब जो है बाहर निकलेगा 1, और 2 का निकलेगा, सॉरी 4 का निकलेगा 2, तो क्या हो गया 1/2। तो 1/2 बन गया। इसका मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। 2/10 देखिए, इसको अगर हम लोग काट दें तो 2 पंचे 10 हो गया। तो मतलब क्या निकला बाहर, ऊपर में 1 और नीचे में √5। तो यही एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग को हम बता चुके हैं कि अगर रूट के अंदर में कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और 7 को 7 से काट देंगे तो 1 आएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √2 का गुना अगर √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 भी एक परिमेय संख्या है, चूँकि बट्टे में हम लोग 1 दे सकते हैं, है ना। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं के लॉस तथा मॉस बराबर है तो संख्याएं हैं, मतलब संख्याएं क्या है, अभाज्य है या बराबर है या अभाज्य है या संयुक्त है। देखिए एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कि कोई भी दो संख्या, एक संख्या 7 है और दूसरी संख्या भी 7 है। यहाँ देखिए मान लीजिए अगर हम लोग कोई बराबर दो संख्या ले लें, एक संख्या 7, दूसरा संख्या भी अगर हम लोग 7 ले लें, तो क्या देखते हैं कि 7 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 7 गुना 1, दूसरे 7 का भी वही हो जाएगा। तो HCF क्या आया, मतलब 7 दोनों में मैच किया, सब भी HCF आया 7। और LCM जो है, LCM अगर हम लोग निकालेंगे तो दो बराबर संख्या तो LCM भी 7 ही आएगा। अगर आप लोग LCM यहाँ पर लें, 7 और 7 का LCM लेंगे तो क्या होगा, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, है ना। तो 7 LCM आया। तो LCM और HCF तभी बराबर होगा जब दो संख्या बराबर हो। ठीक है ना, तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि 0.29 ऊपर में डैश बार दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए जब भी दशमलव के बाद कोई भी संख्या हो उसके ऊपर में डैश बार लगा हो, तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर 0.29 ऊपर में डैश बार लगा हुआ है, तो दशमलव उड़ाएंगे और बट्टे में 1 पे अगर हम लोग क्या कहते हैं, डैश बार नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 पे 0 देते हैं। तो डैश बार लगा रहेगा तो 1 पे हम लोग 0 नहीं दे करके, 2 अंक है ना, तो 2 ठो 9 हम लोग दे देंगे। ठीक है ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 29 बट्टा क्या हो जाएगा, 29 बट्टा में
99 कहाँ पर है 29/99, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या है, मतलब बराबर में कौन है इसके। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री को अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता होगा। तो 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 का अगर 2 बार गुना करेंगे तो 3, या 2 का 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अगर भिन्न घटाव करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस 3/4, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, तो 1/में हो जाएगा 4। तो 1/4 जो है इसमें देखिए ऑप्शन कहाँ है, 1/4 आपका सी में आंसर है ना। देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए आप लोग को पता होगा कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है, यदि q बराबर 2n इंटू 5m हो, यानी q किसको कहा जाता है, हर को, है ना। तो हर जो है अगर हर का गुणनखंड हम लोग करें 2n इंटू 5m के रूप का है, तब हम लोग कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत है। तो हम लोग 40 का गुणनखंड करते हैं, तो 40 का गुणनखंड करके देखिए, 20 दूना 40, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 5 दूना 10, ठीक है ना, 2 एकम 2, तो क्या आया 2 और 5 आया। ठीक है, तो 40 को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब जो है बराबर में 40 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1। तो इसका मतलब q बराबर क्या हो गया 2n इंटू 5m, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी को भी आप लोग चेक कर सकते हैं, क्या करेंगे 21 का गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर 196 का, फिर 121 का गुणनखंड निकाल के देखिएगा, अगर 2n इंटू 5m के रूप का आ गया तो आपका मतलब जो है क्या कहते हैं ये शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो चूँकि आपका एक आंसर मिल गया है तो ये सब आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है ना, इसका गुणनखंड जो है इस रूप का नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें क्या कह रहा था ऊपर वाले में कि शांत है, इसमें कह रहा अशांत है, मतलब ये हुआ कि हर को चेक करना है, हर को चेक करेंगे 2n इंटू 5m के रूप का होना चाहिए, अगर हो गया तो शांत है, नहीं तो अशांत है। तो ऊपर में तो 5 ही रहेगा, नीचे में क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो मतलब एक चीज़ और समझना है आपको, देखिए सिर्फ 2n आए तो भी शांत हो जाएगा, है ना। सिर्फ 5m आए तो भी शांत हो जाएगा, दोनों में से कोई एक आए तो भी शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग जानते होंगे कि a पे पावर 0 बराबर होता है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 पे पावर m है तो 2 पे पावर 0 हम लोग कर सकते हैं, तो 5m 2n के रूप का आ गया, है ना। इसी तरह से अगर 2n है तो 5 कर लेंगे तो भी दोनों इस रूप का आ गया। तो इसीलिए जब दोनों में से कोई एक हो तो भी क्या होता है, शांत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 आया ना, तो 2 आया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 6/15 है, तो इसमें देखिए 6, नीचे में क्या आ जाएगा 3 पंचे 15, मतलब क्या हुआ 3 दूना 6, तो 2/5 आया, सिर्फ 5 आया, ये भी शांत हो जाएगा। 512 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 512, तो 512 को हम लोग कैसे लिखते हैं 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 का क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 3, मतलब क्या आ रहा है इसमें सिर्फ 2 2 2 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है ना, आपसे पूछा क्या है कि अशांत कौन है, तो ये भी शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, इसका मतलब क्या होगा, यही अशांत होगा। और यहाँ देखिए 31 बट्टा में क्या 343, तो 343 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 7 गुना 7 आएगा, इसमें एक बार भी न तो 2 आ रहा है न 5 आ रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा अशांत। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। 400 का अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 5 का घातांक क्या, मतलब घात का अंक,
तो 400 का गुणनखंड कीजिए, आराम से पता चल जाएगा। 2 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 200, फिर 2 से लगेगा तो 100, फिर 2 से लगेगा 50, फिर 2 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा तो 1। यहाँ देखिए 5 का आपसे पूछा है ना, 5 का घातांक, तो मतलब 5 2 बार आया है, तो 5 का घातांक क्या हो जाएगा, 5 का घातांक हो जाएगा मतलब 2, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। तो 10 नंबर का प्रश्न है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 तथा 900 130 और 15 बराबर 900 XY, तो XY का मान। यहाँ देखिए क्या करा आपसे कि मतलब 130 और 15 का 900 जो होगा यानी HCF जो होगा वही HCF होगा आपको XY का। तो 130 और 15 का आप लोग क्या कीजिए HCF निकाल लीजिए, जो HCF आएगा वही XY का HCF होगा, चूँकि बराबर है। तो आपको एक लाइन यहाँ पर निकाल करके दे दिया। आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़े होंगे, आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है पढ़े होंगे, उसमें दो संख्या का HCF कैसे निकालते थे, इस तरह से तोड़ करके निकालते थे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 130 बराबर 130 15 का कह रहा है ना, तो 15 गुना में क्या है यहाँ पर 8 है तो 8 ले लिए, अब प्लस में 10। अगले चरण में क्या करते हैं 15 को यहाँ पर लेकर के आते हैं, तो बराबर 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या करेंगे 10 एकम 10 अब प्लस 5, फिर अगले चरण में 10 यहाँ पर लेकर के आ गए, 5 यहाँ आ गया, तो 5 का गुना अगर 2 से करें तो 10 हो जाएगा, तो प्लस शेषफल 0 आ गया। तो जिस लाइन में जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए उस चरण का जो बी होता है हमारा मतलब भाजक होता है वही हो जाता है HCF। तो HCF क्या हो गया आपका 5। तो आपसे पूछ रहा है कि XY का मान क्या होगा, तो 130 और 15 का HCF क्या आया 5 आया, तो XY का भी तो HCF 5 ही होगा, मतलब XY का मान जो है वो 5 होगा। तो XY बराबर क्या हो गया 5। तो यहाँ तो 5 ऑप्शन नहीं है, तो 5 ऑप्शन नहीं है तो ध्यान से आप देखिए 15 और 10, इस लाइन में 15 और 10 दो संख्या आया जिसका HCF आपको 5 आया है ना, तो 15 और 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडर रूट 125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। अंडर रूट 125 का अगर आप लोग परिमेयीकरण करेंगे तो रूट के अंदर में 125 है ना, तो क्या लिखेंगे आप 5 गुना 5 गुना 5, तो 2 का जोड़ा लग गया तो 5 बाहर निकल गया, एक तो 5 अंदर में रह गया। तो अगर इसका हम लोग परिमेयीकरण करते हैं तो किससे किससे गुना करेंगे, अंडर रूट 5 से ही तो गुना करेंगे, तभी तो ये रूट 5 और रूट 5 जो है ये क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा 5 बचेगा। तो ये परिमेयीकरण का गुणांक हुआ, मतलब परिमेयीकरण करने के लिए आप किससे गुना करेंगे, गुणांक का मतलब क्या होता है कि किससे आप गुना करेंगे, तो रूट 5 से गुना करेंगे, तो ये रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। देखिए सह अभाज्य के बारे में आपको पता होगा कि सह अभाज्य वैसी संख्या को कहा जाता है जिसका HCF क्या हो 1 हो। अगर किसी मतलब दो संख्या ले लेते हैं, ठीक है, दो संख्या का अगर HCF 1 आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो दोनों संख्या क्या है आपस में सह अभाज्य है। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग 9 और 16 का क्या करते हैं HCF निकालते हैं, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 3, 16 बराबर क्या हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4, तो 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये दोनों में कोई मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पर 1 दे दें यहाँ भी 1 दे दें, तो ये 1 और 1 मैच किया, तो HCF क्या आया HCF 1 आया। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब दो संख्या का HCF 1 आ जाए तो वो संख्या क्या होता है सह अभाज्य संख्या आता है। आप लोग ये दोनों का HCF निकाल के देखिएगा 1 नहीं आएगा, ठीक है ना, बाकी किसी का 1 नहीं आएगा, इसका 1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, मतलब रैखिक का मतलब क्या होता है कि जिसका पावर 1 हो, है ना, तो जब पावर 1 होता है तो शून्यकों की संख्या भी 1 हो जाती है। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, तो हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि बहुपद x माइनस वन का शून्यक क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुपद x माइनस वन का x माइनस वन बराबर अगर हम लोग 0 करें तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो शून्यक क्या हो गया 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न में कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो ये जो है ना शून्यक है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं 2, तो ये पहला शून्यक ये दूसरा शून्यक, ठीक है। तो पहला शून्यक अगर हम अल्फ़ा मान लें तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा -4, दूसरा शून्यक अगर हम लोग बीटा मान लें तो बीटा बराबर हो जाएगा 7। तो आप लोगों ने द्विघात बहुपद के बारे में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि द्विघात बहुपद यानी कि px बराबर होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आप लोग को निकाल लेना है। तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान है -4 प्लस 7, तो 7 में से 4 गया तो 3, अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा -4 और गुना में 7, 7 चौके 28 माइनस में 28। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, बस इसका वैल्यू रख देना है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया था 3 इंटू में x है तो x और प्लस और माइनस में है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 28, तो माइनस में हो जाएगा 28। तो एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस -28, ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर खोजिए कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये सी आपका ऑप्शन जो है ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल, तो योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 5, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 6। तो आपको क्या करा निकालने के लिए, द्विघात बहुपद करा निकालने के लिए। तो अभी जस्ट बताया कि px बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है पहला 5, तो 5x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए आपने पढ़ा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बट्टा में a, तो c कहाँ से आएगा, ये अचर पद जो होता है हमारा c होता है, तो क्या हो जाएगा 8, a कहाँ से आता है, ये वाई स्क्वायर के जो गुना में है वो हमारा a होता है, ठीक है। तो a कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा बराबर 8, या 8 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न है 18 नंबर का, बहुपद एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो f माइनस 1 का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, एफ एक्स बराबर क्या है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो x के जगह पे अगर हम लोग -1 ले लें तो इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या होगा -1 हो जाएगा। तो 3 गुना -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा 3 गुना में 1 का अगर स्क्वायर करेंगे -1 का तो 1 ही हो जाएगा, अब माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 3 और प्लस 7 2 9 और 9 3 12, तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 19 नंबर का है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं। बहुत आसान है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर अगर हम लोग 0 करें तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3, यानी प्लस माइनस √3 आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों समीकरण का आपको क्या करना है, हल निकालना है। तो पहले बारी बारी से लिख लेते हैं।
6x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ पर है 10x प्लस 2y बराबर है 32। ये समीकरण 1, ये है समीकरण 2। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को काट देंगे, चूँकि ये माइनस में है प्लस में है, तो 10 और 6 हो जाएगा 16x बराबर 32। तो 16 दूना 32 यानी x का मान निकला 2। तो जब x का मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 2 माइनस 2y बराबर 0। तो 2y माइनस में है तो इधर लेकर के जाते हैं, प्लस में हो जाएगा, तो 6 दूना 12 बराबर 2y। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर 12/2, 2 6 12 मतलब 6। y का मान आया 6, x का मान आया 2। ठीक है, तो इसमें खोजिए x का मान 2 और y का मान 6, यानी कि b आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 तो समानांतर है तो p का मान क्या होगा। मतलब ये दो रेखाएं दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब ये समीकरण है। तो ये समीकरण में आपको मतलब एक शर्त दिया हुआ है कि ये समीकरण या ये रेखाएं जो है समानांतर है। मतलब ये ग्राफ के हिसाब से बताया है कि मान लीजिए कोई दो रेखा है, इस तरह से है, ये दोनों रेखाएं समानांतर है। तो समानांतर के लिए आपको बताया गया होगा कि a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के, है ना, ये शर्त होता है आपका। तो दो समीकरण दिया हुआ है, तो दोनों समीकरण में ये x का गुणांक क्या होता है a1, इस x का गुणांक a2, इसका होता है b1, फिर ये b2, c1 और c2। तो आप लोग चेक कर लीजिए इसको, और यहीं से आपका p का मान भी निकलेगा, है ना। तो दो समीकरण मान लीजिए, अगर 4/12 करें बराबर होता है p बट्टा 9 के, तो यहीं से आपका p का मान निकल जाएगा। क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12p बराबर 9 चौके 36, 12 तिया 36, यानी कि p बराबर 3 आपका आंसर आ गया, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, p बराबर 3, यहाँ b में आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि समीकरण निकाय, ये समीकरण दिया हुआ है दूठो, ठीक है ना, और शर्त क्या है कि अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। शर्त क्या है कि अनगिनत हल होने के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2 के, ठीक है ना। ये आपको बताता है कि समीकरण निकाय के अनगिनत हल है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे हम लोग, x का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 बट्टा इस x का गुणांक 5 है, तो 5 हो गया बराबर b1 मतलब 2, और बट्टे में क्या हो जाएगा k, यहीं से आपका क्या हो जाएगा, k का मान निकल जाएगा, k आ गया ना। k का गुना 1 से करेंगे तो k होगा, आप 5 का गुना 2 से करेंगे तो 10, इसका मतलब k बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब देखिए, द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए आप लोगों को पता होगा कि जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, मतलब जिसका घात या जिसका पावर कहिए या जिसका डिग्री कहिए, जैसे x², है ना। तो अगर मैक्सिमम 2 है तो ये द्विघात समीकरण होता है या द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो यहाँ x³ है, इसका मतलब यहाँ से बात नहीं बन पाएगा। इसको देखते हैं करके b नंबर का, तो x प्लस 2 का है होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x प्लस 4 तिया 12, मतलब हो जाएगा x² और 2 दूना 4x प्लस में 4x प्लस में हो जाएगा 4, इधर आ गया तो माइनस के 3x माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ देखिए, इसको अगर आप लोग सॉल्व भी करिएगा ना तो x² से हमें मतलब है ना, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है, तो x² मिल गया, इसका मतलब ये आंसर आपका सही है बी वाला। तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमें मिल गया यहाँ पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ, ठीक है ना, जिसमें कह रहा है कि p बराबर नहीं है 0 के, यानी अगर यहाँ p हो जाएगा, यहाँ अगर p का मान 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगा।
तो इसलिए यहाँ पर दे दिया है p बराबर नहीं है 0 के। तो कह रहा है इसका मूल क्या होगा। ठीक है, तो मूल निकालने के लिए द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे में 2a। ये आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, d निकाल लेते हैं। तो d निकालने के लिए क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर कहाँ से आएगा, जो x का गुणांक है वो b होता है, तो b मतलब q का स्क्वायर, और -4 इंटू ए कहाँ से आता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a होता है, तो यहाँ हो जाएगा p इंटू में c जो हमारा अचर पद होता है, अचर पद r है, तो r हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से q स्क्वायर माइनस 4pr। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इस मान को रखें तो -b कहाँ से आएगा q, तो q प्लस माइनस अंडर रूट डी के जगह पे हम लोग ये रख देंगे q स्क्वायर माइनस 4pr बट्टे में 2a की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे p। ठीक है, तो ये आपको खोजना है, कि ये कहाँ है। तो यहाँ देखिए -q प्लस माइनस q स्क्वायर माइनस 4pr बट्टा में 2p, ये b आपका आंसर सही है। ठीक है, तो हो गया ये भी। आइए देखते हैं 25 नंबर का। 25 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति जब भी आपसे पूछे ना, तो बस आपको क्या करना है, d निकालना है। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको क्या करना है, d निकालना है। तो d निकाल लेंगे सबसे पहले b स्क्वायर, b कहाँ से लाएंगे, b का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना हो जाएगा 6, और c का मान हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कीजिए, 6 के 36 माइनस 6 चौके 24, 36 में से 24 घट जाएगा तो क्या बचेगा 12। यहाँ देखिए d का मान जो है, d का मान निकला ना 12, तो d जो है वो d का मान बड़ा है 0 से, है ना, d का मान 0 से बड़ा है। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, मूल जो है आपका ये वास्तविक भी होता है और असमान भी। ठीक है, जब d बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक और समान। और एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जब d बराबर हो 0 के तब क्या होता है कि मूल वास्तविक और समान होता है, और जब d छोटा हो 0 से यानी d का मान माइनस में आ जाए तो मूल वास्तविक ही नहीं होता है। तो जब वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो ये दोनों आपके लिए नहीं है, इसका आंसर सिर्फ यही तक है। ठीक है, मतलब d जो है बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। तो वास्तविक और असमान खोजिए, इसमें वास्तविक और असमान सी नंबर में है, ये आपका आंसर हो गया। 26 नंबर का है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग का मतलब क्या होता है कि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में जो है दो मूल निकलेंगे, एक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा। चूँकि मूलों का योग का है तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b बट्टा में a, ये एक फॉर्मूला है जो कि आप लोग को पहले से पता होगा। तो माइनस तो यहाँ पर रहेगा ही, b का मान यहाँ से उठाएंगे, b का मान क्या है -18, तो -18 बट्टा में क्या हो जाएगा a का मान होता है x स्क्वायर का गुणांक 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 छक्के 18 यानी कि क्या हो जाएगा 6, तो 6 आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर का। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए 0, के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, मतलब ये शर्त दिया हुआ है b बराबर c हो तब व्युत्क्रम होंगे, या c बराबर a हो तब व्युत्क्रम होंगे। यहाँ देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण में दो मूल होंगे ना, एक होता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा ही होगा, और बीटा जो है ये व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब ये 1/अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा, क्योंकि क्या है व्युत्क्रम है। तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बट्टा a। तो अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा ही रखेंगे और बीटा की जगह क्या रखेंगे 1/अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बराबर में क्या है c/a। तो इसका a का गुना 1 से करें तो क्या हो जाएगा a बराबर में c। तो a बराबर में c आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा b। अगला प्रश्न है आपका, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, उसका क्या करना है 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद का मतलब क्या होता है a15 आपको निकालना है। ठीक है ना, तो a15 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस
14D। तो A और D आपको मालूम होना चाहिए, तो क्या निकल जाएगा, A15 निकल जाएगा, A15 निकल जाएगा। तो A कहाँ से लाएंगे, ये आपका 1/2 जो है ये A है, और बीच में प्लस है, प्लस दे दिए 14 गुना में D। तो D क्या हो जाएगा, A1 A2 माइनस A1 करेंगे, ये आपका A1 है और ये 1 जो है आपका A2 है। तो D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी 1 माइनस मतलब 1/2। तो एक में से 1/2 को हाफ कहते हैं, आधा कहते हैं, एक में से आधा निकल गया तो क्या बचेगा, आधा, यानी 1/2 आपका बचेगा। अब भिन्न घटाव भी करके देखिएगा, इतना ही आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 दे देंगे। तो 2 सत्ते 14, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 और प्लस में 7, तो 7 दूना 14, 1 प्लस 14 बट्टे में 2, तो 14 एक क्या हो जाएगा, 15/2। तो A15 यानी 15वां पद जो है आपका 15/2 हो जाएगा, यानी A15 जो है वो 15/2 हो जाएगा। तो 15/2 यहाँ पर B आंसर है आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए, समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ये जांचने के लिए आपको केवल D निकालना पड़ेगा। D का मतलब क्या होता है, सर्वांतर। सर्वांतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर। अगर दो पदों के बीच का अंतर अगर बराबर है तब तो वो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा वो नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि बारी बारी से सबको चेक करिएगा। तो सबसे पहले जो आपका आसान वाला है उसको चेक कर लेते हैं, तभी सब में चेक करेंगे। तो इसमें देखिए 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, इसका तो ठीक है। यहाँ देखिए गड़बड़ है, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 में 5 जोड़ेंगे तब 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20। 10 और 15 का अंतर जो है ये तो 5 है, और 15 और 20 का भी अंतर 5 है, लेकिन 10 और 4 का अंतर जो है ये 6 है। तो इसका मतलब यहाँ पर गड़बड़ है। ये D1 बराबर जो है, मान लीजिए D1 हम लोग निकालें तो 10 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6। D2 निकालें तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10 बराबर 5। D3 निकालें तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 15 बराबर 5। तो यहाँ पर D1 बराबर D2 के नहीं है, D1 बराबर नहीं है D2 के, अर्थात क्या हो जाएगा, यह जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर का। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सर्वांतर -3 हो तो इसके प्रथम 12वें पदों का योगफल क्या होगा। देखिए, आपको दिया है क्या, सब पहला पद 9 यानी कि A बराबर 9 दिया हुआ है, सर्वांतर यानी कि D बराबर आपको -3 दिया हुआ है। तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल मतलब n बराबर आपको 12 दिया हुआ है, S12 आपको निकालना है ना। तो S12 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, S12 बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 12/2, 2 इंटू A का मान यहाँ पर दिया हुआ है 9, प्लस हो जाएगा यहाँ पर n के जगह पे 12 माइनस 1, और D की जगह पे क्या रखेंगे, -3 गुना में -3। ठीक है, तो 2 छक 12, 6 हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 9 दूना 18, और प्लस में 12 में से 1 गया तो 11, 11 तिया 33, माइनस में हो जाएगा 33, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस में 33। तो 33 में से अगर हम लोग 18 घटा दें तो कितना हो जाएगा, तो आपको बचेगा -15, -15 और 6 का अगर आप लोग गुना करेंगे तो 15 6 90, तो माइनस में 90, तो माइनस में 90 आपका आंसर यानी कि C हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है कि समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद 170 है। कौन सा पद मतलब nवां पद, मान लेते हैं कि nवां पद जो है, nवां पद क्या है, 170 है। तो nवां पद का मतलब an बराबर 170, तो आपको n निकालना है। ठीक है, हाँ, an बराबर आपको 170 दिया हुआ है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से देखिए a बराबर क्या है 17, d बराबर क्या हो जाएगा 34 माइनस 17 यानी कि 17, ठीक है ना। और n निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान आपको पता है 17 प्लस n आपको निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का मान पता है, d कितना है आपके पास 17, ठीक है। और a n का मान यहाँ से रख देंगे, a n का मान कितना है 170। तो क्या हो जाएगा 170 बराबर 17 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 17n माइनस 17, ठीक है। 17 और 17 तो दोनों ज़ीरो हो गया कि 17 में से 17 चला जाएगा तो ज़ीरो, तो केवल बचा 17n। तो यहाँ से लिखेंगे 170 बराबर 17n और n बराबर 170 बट्टे में 17, 17 दाएँ 170 होता है तो 10, यानी कि n बराबर हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10वां, मतलब क्या हुआ कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 170 है, तो 10वां पद 170 है, ठीक है ना। A10 बराबर 170 होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या क्या है, मतलब ये डॉट डॉट दिया हुआ है, इसमें कितने पद हैं टोटल 1 2 3 4 5 करके हम गिनते जाएंगे तो कितने पद हैं, मतलब क्या करा आपको n का मान निकालना है ना। पदों की संख्या जब भी कहा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि n का मान निकालना है। तो क्या सब दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, a बराबर है 51, d बराबर कितना है 48 माइनस 51, कितना हो जाएगा माइनस के 3, a और d निकल गया, n आपको निकालना है और लास्ट वाले पद को हम लोग कहते हैं an दिया हुआ है आपका 6। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी, an का मान दिया हुआ है 6, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान है 51 प्लस n आपको निकालना है n माइनस 1 इंटू के डी बराबर कितना है माइनस के 3, ठीक है। तो 6 बराबर हो जाएगा 51 और माइनस 3 का गुना अगर n से करेंगे तो माइनस 3n हो जाएगा, तो माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। तो चूँकि माइनस के 3n है तो माइनस के 3n को अगर हम लोग इधर लेकर के आ जाएँ तो ये हो जाएगा प्लस के 3n, 6 को अगर हम लोग उधर लेकर के चले जाएँ तो 51 और 3 हो जाएगा 54, 54 में हम लोग 6 को जोड़ेंगे, सॉरी 6 को घटाएंगे, 6 माइनस में आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 3n बराबर 54 में से 6 अगर चला गया तो हो जाएगा आपको 48, ठीक है। तो n बराबर हो गया 48 बट्टे में 3, तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, तो n का मान कितना आया 16, यानी कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 16, तो b आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, मतलब 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं कितने हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, सम संख्या और विषम संख्या, मतलब एक आता है सम संख्या, एक आता है विषम संख्या। तो अगर आप लोग 0 से 50 तक की बात करें तो 25 हो जाएगा आपका सम संख्या, 25 विषम संख्या, तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ देखिए 34 नंबर में है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर 1 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो 10A बराबर क्या होगा। यहाँ आप लोग क्या कीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए समकोण त्रिभुज, ये कौन समकोण है, कोण B 90 डिग्री है तो ये B होना चाहिए, है ना। और क्या कर रहा है कि 10A का मान निकालने थे हम लोग, इसे A मानेंगे, ठीक है, और ये हमारा C हो जाएगा। ABC एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें AB बराबर 15 सेंटीमीटर, तो A और B ये कितना हो जाएगा √15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर, BC हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, AC हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करा है 10A का मान, तो 10A यहाँ पर A इसीलिए लिखे कि इस A के सामने वाला क्या हो जाएगा
लंब हो जाएगा, है ना। और लंब बट्टे में क्या होता है, टेन ए बराबर, मतलब टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो इस ए के सामने वाला लंब यानी एक हो गया हमारा लंब, आधार हो गया √15, तो 1/√15 मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है 35 नंबर का कि कोसेक थीटा बराबर के, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए कोसेक थीटा बराबर के दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिख लेंगे कोसेक थीटा बराबर के बट्टा में कुछ नहीं है तो हम लोग एक लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण, और बट्टे में क्या होता है, लंब। तो एक अगर आप लोग समकोण त्रिभुज बना लें, ये कोण समकोण है 90 डिग्री वाला, तो मान लीजिए कि कर्ण जो है के है, तो ये हो गया कर्ण, ठीक है ना। और लंब क्या है, इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए मान लीजिए ये ए है, बी है और सी है, तो सी के लिए जो है लंब हो गया 1, ठीक है। ये अगर मान लीजिए कोण थीटा है तो इसके लिए लंब 1 हो गया। आपको क्या करना है, आधार निकालना, ये होता है आधार, तो आपको निकालना है आधार। तो आधार बराबर क्या होता है, √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है आपके पास के, तो के का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो के का स्क्वायर -1 हो जाएगा, के का स्क्वायर -1, ये हो गया क्या आपके पास आधार। तो अब क्या निकालना है, कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार और बट्टा में कर्ण, ठीक है। तो आधार की जगह पे क्या लिखेंगे आप लोग, ये जो अभी निकाले हैं √ के का स्क्वायर -1, और बट्टे में कर्ण के जगह पे क्या लिखेंगे, के, जो कि पहले से दिया हुआ है। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, √अंडर के स्क्वायर -1 बट्टे में के। अब ये ऑप्शन में खोजना है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ बी में, के स्क्वायर -1 बट्टे में के, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, 1/sec थीटा बराबर क्या होगा। तो 1/sec थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। चूँकि कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो 1/sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, cot x इंटू 10x बराबर क्या होगा। तो cot x बराबर होता है 1/10x, मतलब 10 थीटा। तो cot x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10x। तो cot को अगर 1/10 कर दे तो 10 कट जाएगा ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। मान लीजिए cot x इंटू 10x है, कॉट को अगर हम लोग 1/10 लिख दें, 1/10x, इंटू में है 10x, तो 10 और 10 कट गया तो क्या बचा 1, तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 38 नंबर का, यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए cos थीटा बराबर 1/2 है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे cos थीटा बराबर 1/2। तो cos थीटा बराबर होता है क्या है, आधार बट्टा में कर्ण। एक त्रिभुज बना लेंगे फटाफट, समकोण त्रिभुज ABC, ये कोण थीटा, ये कोण 90 डिग्री, थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये आधार होता है। तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो लंब कितना हो जाएगा, यहाँ पर लंब निकाल लेंगे हम लोग। तो लंब बराबर क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपके पास, 2 का स्क्वायर माइनस आधार 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस में 1, तो 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि √3। तो लंब आ गया आपके पास √3, तो यहाँ पर लिख लेंगे √3। क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ऊपर में तो कर्ण हो जाएगा, बट्टे में लंब हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का मान हम लोग यहाँ से रख देंगे 2, और लंब जो अभी निकाले √3, तो ये हो जाएगा 2/√3 आपका आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है।
देखिए थीटा 45 डिग्री है ना, तो सेक 45 डिग्री या प्लस कॉसेक 45 डिग्री का मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे सेक 45 डिग्री या प्लस कॉसेक 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, रूट टू, प्लस कॉसेक 45 डिग्री का मान भी होता है √2। तो √2 और √2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2। यही आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न है कि √3 10a - 3 बराबर 0, तो a बराबर कितना होगा, है ना। यहाँ देखिए बहुत आसान है, भारी नहीं है। 10a - 3 बराबर 0। ठीक है। तो √3 10a - 3 है ना, तो बराबर के उस साथ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3। और यहाँ गुने में √3 है, तो 10a बराबर क्या हो जाएगा, 3 या बट्टा में √3। ठीक है ना, जो गुना में होता है इधर आके बट्टा में हो जाता है। यहाँ पर परमेयीकरण करते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 √3 या बट्टे में 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3। √3 किसका मान होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है। 10 से 10 कट गया तो a बराबर क्या निकल जाएगा, a बराबर 60। तो यही आपका हो जाएगा आंसर बी का, a बराबर 60 डिग्री। तो हो गया। तो आज हो गया 40 प्रश्न। 40 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। तो अगले वीडियो में बाकी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।